हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मर का है और इस वाली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपने स्टार्टिंग के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर से देखें। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। ऑप्शन 1 है किलोवाट में, ऑप्शन 2 है किलोवाट आवर्स में, ऑप्शन 3 है किलोवाट एम्पियर में, ऑप्शन 4 है केवीआर में। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर होगा वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न का सही आंसर आपको वीडियो के लास्ट में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रिकल रूप से, ऑप्शन 2 है मैकेनिकल रूप से, ऑप्शन 3 है म्यूचुअल रूप से और ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का डायग्राम ऐड किया गया है, जिसको आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो साइड है ये प्राइमरी है और ये वाली साइड सेकेंडरी है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा इनके बीच में ना ही कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिख रहा है और ना ही इनके बीच में कोई मैकेनिकल यानी यांत्रिक कनेक्शन है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है ये एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यूचुअल रूप से। इस प्रश्न से आपने एक और बात को ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है तो इसका रेजिस्टेंस अनंत होता है, जिसे इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। जिसका कारण ये है क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होगा, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। तो इनके बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी या फिर अनंत रहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस तकनीक के द्वारा ट्रांसफार्मर की कोर बनती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एक ट्रांसफार्मर की कोर है जिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो कोर होती है ये एक विशेष टेक्निक से बनती है जिसे CROG कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। गलती से यहाँ पे ग्रीन लिख दिया गया है लेकिन यहाँ पे ग्रेन होता है, यानी इसका जो मटेरियल होता है ट्रांसफार्मर कोर का सिलिकॉन स्टील, इसे ठंडी अवस्था में रोल्ड करके इसकी कोर को तैयार किया जाता है जिसे CROG कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 CROG। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम के द्वारा ठंडी की जाने वाली ट्रांसफार्मर होती है। तो दोस्तों जो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग के द्वारा ट्रांसफार्मर ठंडी की जाती है ये हाई पावर की होती है और ये 500 kVA से अधिक की ट्रांसफार्मर होती हैं। ये कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है? यूज तो इसमें भी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए तेल ही करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में कंजर्वेटर के अलावा एक और टैंक होता है जिसे रेडिएटर कहा जाता है और इसमें एक पंप लगा रहता है। पंप की सहायता से एयर को खींच करके ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है और इस तरह का जो सिस्टम होता है वो 500 kVA से अधिक की जो ट्रांसफार्मर होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 500 kVA से अधिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, बकौलेज रिले किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में बकौलेज रिले एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये जो होती है ये मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रहता है और इसका काम क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर टैंक में तेल गर्म होता है और गर्म होने के कारण उसमें जो गैस बनती है तो वह गैस जब मेन टैंक से कंजर्वेटर की ओर आने का प्रयास करती है तो गैस इस रिले में फंस जाती है और जिसके कारण ये रिले एक्टिव हो जाती है। तो ये जो रिले होती है ये गैस और दाब के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है बकौलेज रिले किसके बीच लगी होती है? तो ये मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगी रहती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेशन करने का उद्देश्य होता है। तो एक जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है जिसे मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था जो CROG मेथड से बनती है,
तो इस पे एक लैमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और इस लैमिनेशन को इस्तेमाल करने का हमारा उद्देश्य रहता है एडी करंट जो लॉसेस होते हैं, एडी करंट हानियां, उनको कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर पे लैमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में हम एक टेस्ट करते हैं जब हम इसकी सेकेंडरी के साथ कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं और प्राइमरी को डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट करते हैं हम, इसे हमें पता चलता है कि एक ट्रांसफार्मर में आयरन हानियां कितनी होती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो आयरन हानियां होती हैं इन्हें स्थिर हानियां या फिर फिक्स हानियां भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आयरन हानियां पता करने के लिए। आयरन हानियों को इंग्लिश में आयरन लॉसेस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो दोस्तों एक जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता 95% से 98% होती है। अगर आपसे पूछा जाए एक आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% रहती है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 95 से 98%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इसमें एक मेन टैंक होता है जो कि ये आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर बाइंडिंग रहती है और बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, तेल को डाल दिया जाता है और इसके साथ में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कंजर्वेटर कहा जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में खाली होता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होती है तो इसके कारण इसमें जो तेल होता है वो भी गर्म होता है और गर्म होने के कारण वो तेल फैलने लगता है। तो उसको फैलने के लिए ये एक अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है और तेल फैलने के कारण जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो फिर से इस मेन टैंक में आ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेल को फैलने के लिए अतिरिक्त स्थान देता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नए सिलिका जेल का कलर होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलिका जेल इस्तेमाल क्यों किया जाता है एक ट्रांसफार्मर में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जब ट्रांसफार्मर में एयर आती है, तो वो जो एयर होती है वो नमी वाली एयर होती है। तो उस एयर में से नमी को सोखने का काम सिलिका जेल करता है और एक जो नया सिलिका जेल होता है उसका कलर लाइट पिंक होता है और जब सिलिका जेल पुराना हो जाता है तो उसका कलर नीला या फिर बैंगनी हो जाता है। तो इस प्रश्न से आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अगर आपसे पूछा जाए इस्तेमाल के बाद में, तो इस्तेमाल के बाद में वो नीला होता है और अगर नए सिलिका जेल का कलर पूछा जाए तो वो होता है लाइट पिंक। इस प्रश्न में पूछा गया है नए सिलिका जेल का कलर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाइट पिंक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक नो लोड ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों वैसे तो जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर पूछा जाए नो लोड की कंडीशन में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के साथ कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होती है वो एक इंडक्टिव लोड की तरह काम करती है और ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वह 0.1 से 0.2 लैगिंग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 0.1 से 0.2 लैगिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रांसफार्मर तेल का ज्वलनशील बिंदु होता है। अब जिसे ज्वलनशील शब्द समझ नहीं आया तो इसे इंग्लिश में फ्लैश पॉइंट कहते हैं, यानी जिस पॉइंट पे तेल जलना आरंभ करता है उसे ज्वलनशील बिंदु कहते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर का जो ज्वलनशील बिंदु होता है वो रहता है 140 डिग्री सेल्सियस, यानी एक ट्रांसफार्मर में अगर 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होगा तो उसका तेल जलना आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 140 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, एक स्टेबलाइजर में कौन सी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। तो एक जो स्टेबलाइजर होता है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर की आपने एक बात को ध्यान में रखना है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है वो म्यूचुअली कनेक्टेड होने के साथ इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है।
तो एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी बहुत है। क्वेश्चन में पूछा गया है 50% लोड पे एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस 400 वॉट है, तो 75% लोड पे आयरन लॉस कितना होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी आयरन लॉस से संबंधित, अगर आपने याद रखी होगी तो मैंने कहा था जो आयरन लॉस होता है इसे फिक्स लॉस भी कहा जाता है, यानी इस पे लोड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर लोड 100% है तब भी ये 400 वाट ही रहेगा, या फिर लोड 5% हो जाए ये तब भी इतना ही रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 400 वाट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे 4 वाइंडिंग वाला डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों वीवी कनेक्शन जो होता है इसे 4 वाइंडिंग वाला डेल्टा कहा जाता है और इसे ओपन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वीवी कनेक्शन। तो अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, तो एक ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3। और ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो।